हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो पहली न्यूज़ जो है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन से रिलेटेड है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है दुनिया में सबसे पहले जर्मनी के द्वारा ऑलरेडी चलाई गई है। ठीक है, एशिया की अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा सबसे पहले चलाई गई है। और अभी रिसेंटली भारत के द्वारा ये कहा गया था कि इस साल यानी कि 2025 के अंत में ये भारत में भी आपको ट्रैक पे नजर आएगी। तो इसी रिलेटेड ये जो न्यूज़ या फिर ये घोषणा जो भारत सरकार ने की है उसी से रिलेटेड एक डेवलपमेंट के रूप में आज की आपकी पहली न्यूज़ है। और ये न्यूज़ ये है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल जो है आपका किया गया। किसके द्वारा? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। कई बार ये प्रश्न अपने आप में बनता है कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये आपका चेन्नई में है। दूसरा बच्चे, इस कोच की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन ईंधन से चलने के लिए स्पेशली डिजाइन नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो हमारे पुराने जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट वाले जो कोच थे ना, उसी को थोड़ा सा अमेंड करके उसको मॉडिफाई करके जो है हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने लायक बनाया गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है आपको हाइड्रोजन ट्रेन जो है भारत के ट्रैक पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जो डिक्लेरेशन सरकार के द्वारा की गई थी कि 2025 अंत में आपको 101% ट्रैक पे देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पहली न्यूज याद रखना कि आईसीएफ चेन्नई के द्वारा इसे सक्सेसफुल ट्रायल जो है आपका किया गया है। दूसरी न्यूज ये है कि एक हमारा पड़ोसी देश है, ऑफिशियली पड़ोसी देश। वैसे तो पड़ोसी देश बहुत सारे हमारे, लेकिन ऑफिशियली इंडिया के पास में 9 पड़ोसी देश है। उनमें से एक है आपका मालदीव। तो मालदीव की यात्रा बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, यहाँ की यात्रा पे है और यहाँ पे भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं, ठीक है, मालदीव के द्वारा उन्हें स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के लिए यहाँ पे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इसी उपलक्ष्य में जो है भारत की जो प्रधानमंत्री हैं, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, उन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे एक समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाएगा। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौते ज्ञापन के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान किया है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कौन से पड़ोसी देश को इतने पैसे दिए हमने। इस वित्तीय सहायता के तहत मालदीव को विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे कि मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विकास दर में सुधार होगा। ठीक है, तो मालदीव को बच्चे आपका ये दिया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, और अमाउंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही खास वाले पड़ोसी देश है ना। तो 4,850 रुपये हमने इन्हें दिए हैं, करोड़ रुपए हमने इन्हें दिए हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर जो विकास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको जो है आपका यहाँ पे फंक्शनाइज करने के लिए। ठीक है, अगला है बच्चे, भारत ने आधिकारिक रूप से 5 साल बाद चाइनीज नागरिकों को पर्यटक वीजा फिर से जारी करना शुरू कर दिया है। अब ये बंद कब किया था? तो ये बंद हुआ था बच्चे 2020 में। ठीक है, 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, और इसी दौरान जो है आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को याद होगा, तो गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, वहां पे भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प भी हो गई थी, है ना। उसके बाद तो दोबारा से कभी भी रिवाइव नहीं किया गया, लेकिन अब जाकर के 2026 में भारत और चीन के संबंधों में एक तरीके से पॉजिटिव वे में जो है थोड़ा सा जाते हुए दिखाई दे रहा है। और भारत सरकार ने क्या किया है कि चीन के लोगों के लिए जो है आपका पर्यटक वीजा दोबारा से खोल दिया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत चीन संबंधों को सामान्य करना है। और 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद जो टेंशन दोनों के बीच में आ गई थी उसको जो है आपको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि चीन के लोगों के लिए पर्यटक वीजा दोबारा से ओपन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगली जो न्यूज़ है बच्चे इंटरनेशनल न्यूज़ है। फ्रांस एज अ कंट्री आप लोगों ने बहुत बार सुना है, तो फ्रांस जो है आपका यूरोपियन कंट्री है और ये G7 ग्रुप में भी आता है। ठीक है, अब फ्रांस के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। इन्होंने क्या किया है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। फ्रांस जो है ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा पहला G7 कंट्री का नाम बताइए जिसने कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन होने का दर्जा देने की बात की है। ठीक है, ये देगा, बाद में देगा, सितंबर 2025 में देगा, लेकिन फ्रांस ने ये डिक्लेरेशन कर दी है। ठीक है, तो याद रखना कि फ्रांस के द्वारा ये डिक्लेरेशन की गई है और ये डिक्लेयर करने वाला ये पहला G7 कंट्री है। ठीक है, दूसरा बच्चे, यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन है, क्योंकि जब इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेशन हेड होते हैं ना, किसी देश का प्रेसिडेंट होता है, किसी देश का
प्रधानमंत्री होता है। तो जो नेशन हेड होते हैं कहीं ना कहीं डिसीजन के पीछे उन्हीं की सोच होती है, फिर उन्हीं की विचारधारा होती है, वो बेसिकली उन्हीं के डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी अध्यक्षता में कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप में फ्रांस के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। फिलिस्तीन को इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बारे में जो है इन्होंने कहा है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली जो न्यूज़ है अवार्ड से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड है, ठीक है, और ये है आपका प्रतिष्ठित जी.पी. बिड़ला मेमोरियल अवार्ड, ठीक है। इस साल 2025 के लिए इसे दिया जा रहा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव यानी कि डॉक्टर वी नारायणन को, ठीक है। तो ये जो आपके पास में 2 ड्यूटी इनको दी गई है, एक तो इसरो के अध्यक्ष के रूप में तो आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों को इनको नाम भी याद होगा, लेकिन याद रखना कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी ये हैं डॉक्टर वी नारायणन, और इनको 2025 के लिए जी.पी. बिड़ला मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। और सम्मान किस लिए दिया गया है? ऑब्वियसली बात है बच्चे, इसरो के हेड है, अंतरिक्ष विभाग में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी इनका योगदान रहा है, उसके लिए जो है इनको ये दिया जा रहा है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है ये है पंजाब सरकार से रिलेटेड। पंजाब सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है, एक प्रकार का स्कीम तो सॉरी गलत कह दिया, अभियान है, बेसिकली आपका कैंपेन है, इसका नाम है जीवन ज्योत 2.0। जब किसी योजना के पीछे आप इस तरीके से देखते हैं तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी आपकी लॉन्च की गई है, ठीक है, उसका फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरीके से जो है स्कीम का जब चलता है तो वो आपका 2.0 3.0 इस नाम से आते हैं। तो ये जो जीवन ज्योत स्कीम है, अभियान है सॉरी, ये आपका पंजाब सरकार का है, याद रखेंगे। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को बचाकर के शिक्षा, सुरक्षा, जीवन पुनर्निर्माण प्रदान करना। वैसे पंजाब में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी जितनी भी आपकी पॉपुलेशन ऐसी है, खास करके बच्चे जो कि सड़क पर भीख मांगने का काम करते हैं, भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, उनको जो है आपका उस ऑक्यूपेशन से, उस चीज से जो है आपका बचा करके एजुकेशन की तरफ ले जाना जो है जीवन ज्योत अभियान का उद्देश्य है, ठीक है। तो पंजाब सरकार के द्वारा इसे चलाया जा रहा है आपका। अगली जो न्यूज़ है बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को याद रखना है। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एशियन गेम्स है ना, एशियन गेम्स आपके लास्ट जो अभी हुए हैं एशियन गेम्स, ये हुए 2023 में। कहाँ पे हुए थे? चाइना में। चाइना किधर? हांगझाऊ में। चाइना कहाँ पे? हांगझाऊ में, ठीक है। अब कब होंगे? अब होंगे 2026 में। 2026 में कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है, जापान में होंगे 2026 के, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि क्रिकेट को पहली बार कौन से सन में एशियन गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसे किया गया था 2010 में, ठीक है। क्रिकेट को पहली बार 2010 में एशियन गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसी से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है कि मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और फिलीपींस, इनको आधिकारिक रूप से एशियाई क्रिकेट परिषद में शामिल किया गया है। और ये जो एशियाई क्रिकेट परिषद है, इन्होंने घोषणा की है कि 2026 की एशियन गेम्स में जो है आपका ये शामिल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि जो ACC है, जो एशियन क्रिकेट कंट्रोल है, इनमें जो है आपका ये कंट्रीज आपकी शामिल हुई हैं। मंगोलिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, और फिर जो है आपकी ये कंट्रीज आपके पार्ट लेंगी कहाँ पे? ये कंट्रीज आपके पार्ट लेंगी 2026 के एशियन गेम्स में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के नाम के बेस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किसी एक कंट्री के नाम पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रश्न में पूछ लिया कि अभी 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाली हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें हिस्सा लेने वाला है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि ACC में जो है आपका सम्मिलित हुआ है आधिकारिक रूप से, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना बच्चे, तीनों ही एशियन कंट्री है। फिलीपींस हो गया आपका उज्बेकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया आपका, ठीक है। तो तीनों का नाम याद रखना, और ये भी याद रखना कि एशियन गेम 2026 में जापान के द्वारा होस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है जो लास्ट हुए थे 2023, वो हुए थे आपके हांगझाऊ चाइना में, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है ये आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने इग्नू का नाम सुना होगा। इग्नू को बच्चे पूरी तरीके से हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है इसे, है ना। एक ओपन यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिग्रियां जो है यहाँ से ली होंगी, है ना। जैसे कि आपका अंडर ग्रेजुएट की होती हैं, बाकी जो आपके PG की होती है ना। तो एक तरीके से जो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में सबसे बड़ा नाम हमारे देश में वर्तमान में आपका इग्नू का ही है। तो इग्नू के कुलपति के रूप में जो है आपका चुना गया है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को, ठीक है। खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति है, ठीक है। खास बात क्या है कि इस यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला कुलपति हैं। नाम याद रखना, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। फिर इग्नू के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें
तो एक तो इनका पूरा, इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के नाम पे है, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। 1985 में इसे एक एक्ट के तहत जो है आपका इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसे बनाया गया था, इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखना कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है और उन महिला का नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखना बच्चे, गीतांजलि श्री को ये एक रीनाउंड ऑथर है, और ये इसलिए क्योंकि इनको बुकर प्राइज दिया गया था, है ना, इन्होंने बुकर प्राइज जीता था, और इनकी उपन्यास जो है बहुत ज़्यादा फेमस उस समय हुई थी। हिंदी में जो है रेत समाधि है उपन्यास का नाम, और उसके अलावा जो है एक किताब के अलावा अभी रिसेंटली इनको जो जाना जा रहा है एक दूसरी किताब के लिए जाना जा रहा है, तो ये है आपका वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है। अब ये जो किताब है, इस किताब को इसलिए आपका ये चर्चाओं में है क्योंकि इसे मिला है एक पुरस्कार। इसे बच्चे आपका पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता यानी कि गीतांजलि श्री हैं, उन्हीं की जो है आपकी किताब है, ठीक है। तो इनकी दोनों ही किताब बच्चे आपको याद रखनी है। इससे पहले रेत समाधि थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो टॉम ऑफ सैंड है, और जो भी रिसेंट में इनकी किताब आपकी चर्चाओं में आई है वो है आपके वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ठीक है। तो ये दोनों ही किताबें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए रेत समाधि के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, और ये जो अभी रिसेंट वाली बुक है इसके लिए इन्होंने पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जीता है, ठीक है। तो ये अवार्ड में भी आ सकता है, ये आपका बुक्स एंड ऑथर में भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। आज के सेशन में आपको कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, गीतांजलि श्री की दोनों ही किताबों को आपको याद रखना है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर के सेक्शन में आपको पूछी जा सकती है, आपको अवार्ड के सेक्शन में पूछी जा सकती है, दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। बाकी इग्नू की जो हेड पहली महिला कुलपति बनी है, जब भी जहाँ भी बच्चे पहली महिला या फिर पहले जब फर्स्ट इन न्यूज़ वाली जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं उनको हमेशा याद रखना है, जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, खास करके आपकी टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरीके की न्यूज़ जो है आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद।